नम दीवारों में बनी दरारों तथा पशुशाला की नमी वाले स्थानों में पनपती है। कालाजार प्रभावित जिले दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में कीटनाशी का छिड़काव आपके गांव में किया जा रहा है। याद रखें, छिड़काव में एक भी घर, एक भी कमरा ना छूटे। 15 दिनों से बुखार हो या चमड़े पर लाल या सफेद धब्बे या गांठें हो तो अपने गांव की सहिया या घर आए छिड़काव कर्मियों को बताएं अथवा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कालाजार की जांच और उपचार की सुविधा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों से साझा किए विचार। आजादी का अमृत महोत्सव, प्रकृति संरक्षण, आयुष्मान भारत योजना और स्टार्टअप समेत अन्य विषयों पर चर्चा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 20 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि, इतने ही हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 109। देश भर में कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता। कृषि मंत्री बादल ने पैक्सों को सुदृढ़ बनाने पर दिया बल। पहाड़ी भूमि पर खेती कर रहे किसानों को चिन्हित कर सरकार उपलब्ध करा रही तकनीकी सहायता। और केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव NN सिन्हा ने रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना का लिया जायजा। कुछ जिलों में कम आवासों को स्वीकृति देने पर जताई अप्रसन्नता। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं और 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 83वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस दौरान आजादी का अमृत महोत्सव, प्रकृति संरक्षण, आयुष्मान भारत योजना और स्टार्टअप समेत अन्य विषयों की चर्चा की। देश मना रहा है। मैं इन सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरण करता हूं, हमारे वीरों का स्मरण करता हूं और विशेष रूप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरण करता हूं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे नमो ऐप पर, माईगॉव पर आप सबके ढेर सारे सुझाव भी मिले हैं। आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए अपने जीवन के सुख दुख भी साझा किए हैं। इसमें बहुत सारे नौजवान भी हैं, छात्र छात्राएं हैं। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा ये परिवार निरंतर बड़ा तो हो ही रहा है, मन से भी जुड़ रहा है और मकसद से भी जुड़ रहा है। और हमारे गहरे होते रिश्ते हमारे भीतर निरंतर सकारात्मकता का एक प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सीतापुर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमृत महोत्सव से जुड़ी चर्चाएं उन्हें खूब पसंद आ रही है। वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधीनता संग्राम के बारे में काफी कुछ जानने का, सीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है। और अब तो देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है।
ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ। आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया। खास बात ये भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड और फिजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। हमारे देश का महारत्न ओएनजीसी भी कुछ अलग तरीके से अमृत महोत्सव मना रहा है। ओएनजीसी इन दिनों ऑयल फील्ड्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टूर का आयोजन कर रहा है। इन टूर्स में युवाओं को ओएनजीसी के ऑयल फील्ड ऑपरेशंस की जानकारी दी जा रही है। उद्देश्य ये कि हमारे उभरते इंजीनियर राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में पूरे जोश और जुनून के साथ हाथ बटा सके। साथियों, आजादी में अपने जनजातीय समुदाय के योगदान को देखते हुए देश ने जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़े कार्यक्रम भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति और जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की प्रस्तावित योजना की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। कोरोना वायरस की देश में स्थिति और वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में पीएम मोदी ने भारत समेत दुनिया में कोरोना के हालात की जानकारी हासिल की, तो वहीं देश में कोरोना जांच से लेकर निगरानी व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर अफ्रीकी देशों में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के मद्देनजर पीएम मोदी ने देश में और ज्यादा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने प्रभावी निगरानी व्यवस्था और कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान देने को भी कहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना के अनुरूप व्यवहार करने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के प्रति भी ढील न देने को कहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में ढील देने के फैसले पर भी पुनर्विचार करने को कहा है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने को कहा है। साथ ही दूसरी डोज के कवरेज को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं, तो राज्यों को भी वैक्सीनेशन के लिए और प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। पीएम मोदी ने WHO के तयशुदा नियमों के तहत जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहने की हिदायत दी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बढ़ाने और हर जरूरी संभावित दवा और मेडिकल उपकरण जिले स्तर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आरंभ से ही प्रधानमंत्री जी ने डे टू डे बेसिस पर स्वयं समीक्षा की है और यही कारण है कि कोविड के इस युद्ध में भारत की सफलता विश्व भर में अब कबूल की जा रही है और जिस प्रकार भारत ने सफलतापूर्वक मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा का सामना किया, उसके परिणाम स्वरूप आज भारत विश्व के प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा है। अफ्रीकी देशों में बहुत तेजी से पैर पसार रहा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता का विषय करार दिया है। भारत में अभी तक इस वेरिएंट की दस्तक नहीं हुई है, लेकिन केंद्र समेत तमाम राज्य अभी से अपनी तैयारी में लग गए हैं ताकि इस खतरनाक वेरिएंट को भारत आने से रोका जा सके। कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में समीक्षा बैठक करके इस वायरस को नियंत्रित करने के तमाम उपाय करने के निर्देश दिए हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 8,774 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 9,481 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,05,691 सक्रिय मामले हैं। धीमी होती जा रही है और बीते 24 घंटों में देश में 8,318 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1.07 लाख रह गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 0.31% रह गई है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम। कोरोना वायरस के नए रूप से चिंतित कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को ओमिक्रॉन नाम दिया है। संगठन के अनुसार यह वायरस डेल्टा वायरस की तरह बहुत अधिक संक्रामक है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद कई देशों ने दक्षिण लगा दिए हैं। अब तक बोत्सवाना, बेल्जियम, इजराइल और हांगकांग में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये नया वायरस डेल्टा वायरस की तरह अत्यधिक संक्रामक है।
इसे देखते हुए यूरोपीय संघ के देशों और कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, केन्या, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने आगामी सोमवार से 7 अन्य देशों पर भी यात्रा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से ये कहा है कि वे कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए निगरानी बढ़ाने, जन स्वास्थ्य को मजबूत बनाने और आसान उपायों का पालन करने और टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर जोर दें। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 20 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 20 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 109 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1,21,94,71,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। डोज और 43,69,00,000 दूसरी डोज के तौर पर लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल शाम 7 बजे तक 73,74,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो अगले महीने की 23 तारीख तक चलेगा। सरकार द्वारा सत्र के पहले दिन कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इधर संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन को लेकर विचार विमर्श हुआ। शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी आज शाम नई दिल्ली में सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रामगढ़ जिले के लुकैयाटांड स्थित शहीद स्थल पर शहीद सोबरन सोरेन को 64वें शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया तथा विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद सोबरन सोरेन को उनके 64वें शहादत दिवस पर याद करते हुए उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ लुकैयाटांड गोला भ्रमण के क्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। हर साल इस दिवस में हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और हमें गर्व है कि ऐसे लोगों का खून हम लोगों के रगों में है कि आज जहाँ हम लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर लोगों को, गरीबों को सहायता करते थे। दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने लोगों से आपके अधिकार, आपके सरकार, आपके द्वार अभियान से जुड़कर राज्य के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज उसी का रंग है, उसी का असर है कि आज सरकार यहाँ परिसंपत्ति बांट रही है। जन सामान्य को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का सुझाव देते हुए श्री सोरेन ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से सभी योग्य जरूरतमंदों को पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग शरीक हो रहे हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, बड़े पैमाने पर योजना स्वीकृत हो रही है, बड़े पैमाने पर लोगों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और लोगों की आय में वृद्धि पर सरकार का खास फोकस है। उन्होंने कहा कि सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यावसायिक रूप देने का भी प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला समूह को सशक्त बनाने के लिए पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी क्षेत्रों और समुदायों के समावेशी विकास पर भी बल दिया। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अरे हरि भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? तेरी भौजी को दर्द उठ गया है, दाई लाने जा रहा हूँ। दाई? कौन जमाने में जी रहे हो भाई? मुफ्त में ममता वाहन बुलाओ और भौजी को सरकारी अस्पताल लेकर जाओ। हाँ हाँ, कहने में कहा जाता है, जिसको खर्च उठाना पड़ता है वो न समझता है। हरि भाई, सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहाँ सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है और वो भी 24 घंटे।
सच? हाँ हरी भाई बिल्कुल सच। कोई खर्च ना इसमें होता, बढ़कर सुविधा जो कोई लेता। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। समाचारों में आगे बढ़ेंगे। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने चाईबासा में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक कर पैक्सों को पूंजी देकर उन्हें सुदृढ़ करने पर बल दिया। साथ ही किसान कल्याण और कृषि विकास पर भी जोर दिया। कृषि मंत्री बादल ने कहा कि सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र में सभी पैक्सों को सुदृढ़ किया जाएगा। चाईबासा में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पैक्सों को पूंजी दी जा रही है और धान अधिप्राप्ति के लिए केंद्र भी खोले जा रहे हैं। प्रमंडल के सभी पैक्सों को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। उनको क्रियाशील 2 लाख रुपए की पूंजी दी जा रही है। धान अधिप्राप्ति के लिए ज्यादा केंद्र खोले जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि जो किसान पहाड़ी भूमि पर खेती कर रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें मोबाइल उपलब्ध कराकर तकनीकी सहायता भी दी जा रही है। इस दौरान उन्होंने किसानों को बाजार और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने पर भी बल दिया। लोग पहाड़ों पर जो लोग खेती करते हैं, उसके पिता के साया उसके हाथ में नहीं है, वो उन किसानों को चिन्हित किया जा रहा है। उसे मोबाइल देके, टेक्नोलॉजी देके उसको जोड़ा जा रहा है। साथ ही जो हमारी बाजार समितियां हैं उनको भी ई-नैम के थ्रू, इसके थ्रू उसको भी एफपीओ का भी गठन किया जा रहा है कि हम यहाँ के किसानों को बाजार दें। कोल्ड रूम, ये सब भी, कोल्ड स्टोरेज, ये सब भी पाइपलाइन में है। हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार करेंगे। श्री बादल ने कहा कि राज्य के 9,02,000 किसानों को ऋण माफी दी गई है। साथ ही साथ उन्हें दोबारा बैंक से कर्ज लेने के काबिल भी बनाया गया। 9,02,000 लोग जिसका बैंक से नाता टूट गया। एक बार आप बैंक लेवल हो जाए तो आपको बैंक कहीं सपोर्ट नहीं करता और बिना बैंक के सपोर्ट के आप कहीं भी आगे गरीब आदमी नहीं बढ़ सकता। चाहे बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लेना हो या फिर रोजगार सृजन के लिए लोन लेना, तो वैसे लोगों को न सिर्फ हमने कर्ज माफी दिया, फिर कर्ज दिलाने का प्रावधान किया। हम अभी भौतिक प्रगति पर हैं। राज्य में कृषि विकास की असीम संभावना है। जरूरत है किसानों को जरूरी सुविधा और प्रोत्साहन देने की ताकि उत्पादन के साथ उनका मनोबल भी बढ़े। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून रद्द करने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद आंदोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। श्री तोमर ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि किसानों को कृषि कानूनों की वापसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का सम्मान करना चाहिए और अपने घरों को लौट जाना चाहिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव NN सिन्हा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची में सभी उपायुक्तों और ग्रामीण विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की तथा कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही कुछ जिलों में सुस्त गति पर चिंता भी जताई। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव ने कुछ जिलों में कम आवासों को स्वीकृति देने पर अप्रसन्नता जताते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना से आच्छादित करने पर बल दिया।
सरकार से सहयोग और प्रोत्साहन पाकर बेटियां अब देश और राज्य का मान बढ़ा रही हैं। कृषि महाविद्यालय गढ़वा की 2 छात्राओं ने अपने ज्ञान और मेधा से राज्य को गौरवान्वित किया है। कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि महाविद्यालय गढ़वा के प्रथम बैच की छात्रा प्रज्ञा सिंह ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने गृह राज्य को गौरवान्वित किया है। इस सत्र में 47 विद्यार्थियों ने कृषि स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, जिसमें 9 विद्यार्थियों ने अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में सफलता अर्जित की है। मूल रूप से जमशेदपुर निवासी प्रज्ञा सिंह ने इस सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों और साथियों को दिया है। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा राजेंद्र विद्यालय जमशेदपुर से पूरी की। 2016 में स्नातक की डिग्री के लिए मेरा चयन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गढ़वा में हुआ। इस वर्ष इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा आयोजित JRF इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रज्ञा सिंह की तरह ही स्वस्ति सिन्हा ने भी बड़ा मुकाम हासिल करते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में तीसरा रैंक प्राप्त किया है। वे मूल रूप से चतरा की रहने वाली हैं। और मैं अपने जूनियर से बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारा कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। वहाँ पे जो भी चीजें उपलब्ध है, जैसे हमारी लाइब्रेरी, हमारे टीचर्स, वो उन सबका सहायता ले और अपने लाइफ में एक अच्छे पोजीशन पे जाए। प्रज्ञा सिंह और स्वस्ति सिन्हा की उपलब्धियों की आज और चर्चा हो रही है। इससे कृषि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को कुछ कर गुजरने की प्रेरणा तथा ऊर्जा मिली है। और यहाँ पर नामांकन के बाद मुझे पता चला कि हमारी सीनियर 17-18 बैच की प्रज्ञा सिंह ICAR रैंक 1 प्राप्त की हैं, स्वाति सिन्हा BHU रैंक 3 प्राप्त की है। उन लोगों से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली है। हमें ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे महाविद्यालय की प्रथम सत्र की 2 दीदियाँ, जिनमें एक प्रज्ञा सिंह जिन्होंने ICAR के JRF में रैंक 1 हासिल किया है, और स्वाति सिन्हा जिन्होंने BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रैंक 3 हासिल किया है। इधर कृषि महाविद्यालय के सहायक कुल सचिव डॉक्टर सुशील कुमार सिंह ने भी उत्कृष्टता प्राप्त करने वाली दोनों छात्राओं को बधाई दी है। मैं सबसे पहले कृषि महाविद्यालय गढ़वा के प्रथम बैच की छात्रा प्रज्ञा सिंह को बधाई देता हूं, जिन्होंने ICAR के द्वारा आयोजित JRF की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कृषि महाविद्यालय गढ़वा की ओर से छात्राओं ने उत्कृष्ट स्थान लाकर यह तो साबित किया है कि बेटियां किसी से भी नहीं हैं। इस दूसरा पहलू यह है कि अभिभावक अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए मंत्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मर्म को समझने लगे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। नेशनल कैडेट कोर NCC आज अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। स्थापना दिवस के आयोजन की पूर्व संध्या पर NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबिल पार सिंह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर NCC के शहीद कैडेटों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मेमोरियल पर NCC महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सहित कैडेटों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। NCC की स्थापना 1948 में की गई थी और आज देश भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर में करीब 15 लाख कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NCC एलुमनाई एसोसिएशन का भी शुभारंभ किया है। इस संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पूर्व NCC कैडेट के रूप में एसोसिएशन के पहले सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। NCC के पूर्व कैडेटों को NCC के साथ फिर से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक औपचारिक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से NCC पूर्व छात्र संघ की शुरुआत की गई है। ये संघ NCC के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा और राष्ट्र निर्माण में सहायता करेगा। पिछले 1 साल में 3 मुख्य माइलस्टोन, बॉर्डर एरिया में 1 लाख कैडेट्स की वृद्धि, सिमुलेटर द्वारा राइफल, रोइंग और फ्लाइंग में ट्रेनिंग की शुरुआत, और हाल ही में NCC एलुमनाई एसोसिएशन का प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च। जब NCC की नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 3 दिवसीय इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कल से शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने किया। उत्तर पूर्वी राज्यों को टूरिज्म के नक्शे पर लाने के लिए की गई पहल के तहत इसका 9वां संस्करण इस बार कोहिमा में आयोजित किया गया है।
कोहिमा में चल रहे इस टूरिज्म मार्ट की खास बात यह है कि इस बार इसमें देश भर के विद्यालयों से 50 बच्चों को भी बुलाया गया है। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आज समापन हो जाएगा। समारोह में कई फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका है। अब क्लोजिंग सेरेमनी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ऐसे में सरप्राइजेस की कोई कमी नहीं है। इफी में कंपटीशन श्रेणी में मराठी फिल्म फनरल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन फिल्म के स्टार कास्ट से एक किरदार मार्टिन ने जब रेड कार्पेट पर वॉक किया तो मानो पूरा इफी इन्हीं ने जीत लिया। जी हाँ, फिल्म में इस कौवे ने कहानी को बांध कर रखा है। फिल्म में क्रो इज ब्रिंगिंग द लाइटनेस ऑफ डेथ, यू नो, सो क्रो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर आवर फिल्म, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। बेसिकली डेथ के बारे में बात करने वाली फिल्म है। हमने देखा कोविड सेकेंड वेव है, कोविड अभी भी मतलब लोग बोल रहे हैं थर्ड वेव, वी ऑल सराउंडेड बाय डेथ। तो डेथ हमारे आजू बाजू में था। लास्ट 2 इयर्स हर फैमिली में कोई ना कोई स्टोरी है। तो एज अ सोसाइटी डेथ हमारे आजू बाजू में था और उसको लेके हम लोगों ने कुछ अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। हमारा टैगलाइन फिल्म में जो हम लोग लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मराठी में एक हमने टैगलाइन बनाई है जिसका नाम है जगू आनंदे निगू आनंदे, जो है कि आप हंसते हंसते आओ और हंसते हंसते चले जाओ। वहीं इफी के प्रांगण का शनिवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर ने दौरा किया। फिल्मकारों को उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस देने हेतु फिल्म बंधु वेबसाइट की शुरुआत की गई है, जिसकी झलक इफी में देखने को मिली। अतिरिक्त सचिव के अलावा इस मौके पर अभिनेता रणधीर कपूर और निर्देशक राहुल रवेल भी मौजूद रहे। यूपी सरकार का शुक्रगुजार हूँ, योगी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये फिल्म बंधु जो नया कार्यक्रम शुरू किया है फिल्मों के लिए, ये एक बढ़ावा देता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। इस बार जो पहली बार किया कि 75 साल। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों से साझा किए विचार। आजादी का अमृत महोत्सव, प्रकृति संरक्षण, आयुष्मान भारत योजना और स्टार्टअप समेत अन्य विषयों की चर्चा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 20 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि, इतने ही हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 109। देश भर में कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता। कृषि मंत्री बादल ने पैक्सों को सुदृढ़ बनाने पर दिया बल। पहाड़ी भूमि पर खेती कर रहे किसानों को चिन्हित कर सरकार उपलब्ध करा रही तकनीकी सहायता। और केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव NN सिन्हा ने रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना का लिया जायजा। कुछ जिलों में कम आवासों को स्वीकृति देने पर जताई अप्रसन्नता। आदिवासी जाति इसी तरह अलग थलग और पिछड़ी रहेगी। यही नृत्य में देश विदेश देखेबाकू चाहूँ। दासा के लिए उनका ये नृत्य अपनी आवाज उठाने का तरीका है, अपनी पहचान की लड़ाई है। उन्हें उम्मीद है कि इस लड़ाई का परिणाम उनके समुदाय के लिए बेहतर भविष्य लाएगा। मैंने ऐसे संत महात्माओं के बारे में सुना है जो दूसरों के कष्ट और रोग अपने शरीर पर ले लेते हैं। साईं बाबा पीरो मुर्शिद हैं, हम उनके बारे में एक भी लफ्ज गलत नहीं सुन सकते। तुम्हारी तो रीत ही निराली है साईं, अच्छे के साथ बुरा करते हो और बुरे के साथ अच्छा व्यवहार। मैं आंखों की रोशनी पाकर पागल हो गया। अगर कुलकर्णी जैसे लोग प्रेम और अपनेपन की भाषा समझते ही ना हो तो तुम्हें किसने रोका है नाना? जाओ तुम भी कुलकर्णी बन जाओ। राम जी भला करेंगे। अपना प्रदेश झारखंड जंगलों और पहाड़ों से आच्छादित है। यहाँ की चारों दिशाओं में प्रकृति का अनुपम सौंदर्य बिखरा पड़ा है। प्रकृति ने इस प्रदेश को असीमित सौंदर्य स्थलों से नवाजा है। सदियों